नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। गांधी परिवार के लिए इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतने का जो नशा पार्टी के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर चढ़ गया था, वो पूरी तरह से उतर चुका है। वैसे आश्चर्य की ही बात थी कि अपने इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार के बाद भी पार्टी को 99 का नशा चढ़ गया था। खैर, उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई, खासकर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में, उसने पार्टी का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया। न सिर्फ पार्टी लगातार विधानसभा के चुनाव हारती जा रही है, बल्कि अब यह भी हो रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता खुलेआम राहुल गांधी को आंखें दिखा रहे हैं। शशि थरूर से लेकर डीके शिव कुमार और भूपिंदर सिंह हुड्डा तक हर कोई राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दे रहा है। लगातार मिल रही चुनौतियों से राहुल गांधी इस कदर घबरा गए हैं कि उनके अंदर एक सेल्फ डाउट पैदा हो गया है। उन्हें खुद अपने नेतृत्व क्षमता पर भी भरोसा नहीं रहा, अपने इकबाल पर भरोसा नहीं रहा, जिसकी वजह से वो इतने कुंठित हो गए हैं कि खुलेआम अब ये कहने लगे हैं कि उनकी खुद की पार्टी के भीतर ऐसे लोग मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की जरूरत है। भाई, इस तरह का बयान तो यही बताता है कि पार्टी और राहुल गांधी का मनोबल किस कदर टूट चुका है। ये इससे अंदाजा मिलता है और कैसे हर कोई एक दूसरे पर अविश्वास कर रहा है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन इन सबके बीच एक और बहुत बुरी खबर कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए आ गई है। मोदी सरकार ने बोफोर्स घोटाले की फाइल को एक बार फिर से खोलने का फैसला कर लिया है। जी हां, यह वही बोफोर्स घोटाला है जिसके खुलासे के बाद राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन वाली जो छवि थी वो बुरी तरह ध्वस्त हो गई थी और 1984 के चुनाव में 400 से अधिक सीटें पाने वाली कांग्रेस 1989 का चुनाव बुरी तरह हार गई। और इस हार में सबसे बड़ी भूमिका इसी बोफोर्स घोटाले की थी। यह घोटाला कांग्रेस को इतना महंगा पड़ा, इसने पार्टी की छवि को इतना धूमिल कर दिया कि पार्टी को दोबारा कभी भी लोकसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। हाँ, गठबंधन की सरकारें जरूर बनी, पहले नरसिम्हा राव के नेतृत्व में और फिर 2 बार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, लेकिन पूर्ण बहुमत 1984 के बाद फिर कभी नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि इस बोफोर्स घोटाले ने कांग्रेस का कितना नुकसान किया था। अब मैं आपको थोड़ा यह बता दूं कि बोफोर्स का यह घोटाला, जिसकी जांच बंद हो चुकी थी क्योंकि ज्यादातर जो इसके अभियुक्त थे वो अब इस दुनिया में रहे नहीं, वो इतने दिनों बाद फिर से कैसे खुलने जा रहा है या कैसे खुल चुका है। देखिए, 18 मार्च 1986 को जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भारत ने इंडियन आर्मी के लिए 155 मिलीमीटर हॉवित्जर तोप खरीदने के लिए स्वीडन की एक कंपनी एबी बोफोर्स के साथ तकरीबन 1437 करोड़ रुपए का समझौता किया था। यह 1986 में हुआ था। इसके एक साल बाद 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के एक रेडियो चैनल ने पहली बार यह आरोप लगाया कि ये जो बोफोर्स कंपनी है उसने भारत से ये ऑर्डर हासिल करने के लिए भारत के टॉप पॉलिटिशियंस और डिफेंस ऑफिशियल्स को रिश्वत दी थी। और बाद में यह कहा गया कि रिश्वत की यह रकम लगभग 64 करोड़ की थी। अब देखिए, मैं आपको यह बताऊं कि उस वक्त की जो सरकार थी राजीव गांधी की, उसमें वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उनको यह जानकारी मिली कि कुछ फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी है, खास करके जो विदेशी मुद्रा है उसको लेकर के भारत में कुछ फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी है जिसकी जांच होनी चाहिए। ये वीपी सिंह को लगा, उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। तो उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर माइकल हर्शमैन को इंगेज किया इसकी जांच करने के लिए कि कहाँ विदेशों में भारत के पैसे का क्या कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्या घोटाला कोई हो रहा है तो क्या हो रहा है। जो उस वक्त फेयरफैक्स नाम की कंपनी चलाते थे वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थे। तो उन्होंने क्या किया, माइकल हर्शमैन जो फेयरफैक्स कंपनी चलाते थे उस वक्त, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थे, उसको उन्होंने इंगेज किया और कहा कि आप इसकी जांच कीजिए कि ये जो खबरें आ रही हैं विदेशी मुद्रा को लेकर के और इसमें भारत के कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये जो स्कैंडल है उसकी आप जांच कीजिए। उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो राजीव गांधी को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकाल करके डिफेंस मिनिस्ट्री में लगा दिया। तब तक उनको यह आहट मिल गई थी कि बोफोर्स के इस सौदे में कोई घोटाला तो हुआ है, तो उन्होंने उनको डिफेंस मिनिस्ट्री में लगा दिया।
लेकिन वीपी सिंह इससे खुश नहीं थे। बाद में वो वीपी सिंह जो थे वो राजीव गांधी के साथ उनके मतभेद हो गए, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद जनता दल बना और 1989 का चुनाव हुआ 1989 का, उसमें कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार हो गई। और सबसे बड़ा मुद्दा यही बना, बोफोर्स का मुद्दा ही एक ऐसा मुद्दा बना जिससे राजीव गांधी की सरकार, जिसको 400 से ज़्यादा सीट मिली थी 1984 में, वो 1989 का चुनाव हार गई और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन वैसे वीपी सिंह की सरकार कोई ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, 11-12 महीने में ही वो सरकार गिर गई। लेकिन इस बीच 22 जनवरी 1990 को सीबीआई ने जो तत्कालीन बोफोर्स अध्यक्ष थे मार्टिन आडबो, जो मिडिलमैन था विन चड्डा, और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। अब देखिए, ये दर्ज होता है 1990 में, लेकिन जांच इतनी स्लो चलती है क्योंकि बीच में फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, नरसिम्हा राव की सरकार आ गई, 11-12 महीने में तो वीपी सिंह की सरकार गिर गई। तो पहली जो चार्जशीट जो फाइल होती है वो 22 अक्टूबर 1999 को होती है। चड्डा, ओटावियो क्वात्रोची, उस वक्त के जो रक्षा सचिव थे एसके भटनागर, आर्डबो और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ ये एफआईआर जो था वो दाखिल किया गया, वो चार्जशीट दाखिल किया गया। अब हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ 9 अक्टूबर 2000 को एक पूरक चार्जशीट भी दाखिल की गई। पहले इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई, उसके बाद हिंदुजा ब्रदर्स के खिलाफ हुई। अब देखिए, इसमें जो मेन कैरेक्टर जहां कांग्रेस के लिए समस्या आई वो थे ओटावियो क्वाट्रोची, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सोनिया गांधी के करीबी थे। एक तो इटली के थे, कहते हैं वो उनके बड़े करीबी थे, प्रधानमंत्री आवास में उनका आना जाना था। बाद में ये भी आरोप लगे कि स्वीडन के उनके बैंक अकाउंट में ये रिश्वत का पैसा जमा किया गया, इसके प्रमाण भी मिले। और ये अकाउंट वो माउंट ब्लैंक नाम से था, ऐसा कहा गया कि वहाँ पे इस नाम से एक अकाउंट है जो इनका था, जिसका संबंध ओटावियो क्वाट्रोची से था और उसमें ये पैसे जमा कराए गए। अब वैसे आपको बता दूं कि ओटावियो क्वात्रोची का नाम इस सौदे में आने की वजह से ही, जैसा मैंने कहा, गांधी परिवार का एक तरह से इस घोटाले में नाम आ गया, क्योंकि वो सोनिया गांधी के करीबी थे और इसीलिए भारत में रहते भी थे, अक्सर प्रधानमंत्री आवास में उनका आना जाना होता था। अब देखिए, 1993 में जब नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त ओटावियो क्वात्रोची भारत छोड़कर भाग गया। अब कहते हैं कि भाग गया या उसको भगा दिया गया क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। वो फिर कभी लौटकर भारत नहीं आया और न कभी किसी कोर्ट में पेश हुआ। अब जैसा मैंने कहा, आरोप ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने उसे चुपके से भारत से भगा दिया क्योंकि उसे डर था कि वो गांधी परिवार के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। वैसे 2013 में उसकी मृत्यु भी हो गई, तो आज की तारीख में वो अब जीवित नहीं है। अब देखिए, बात यह है कि इस पूरे घोटाले की जांच में किसी भी सरकार ने उस तरह की रुचि नहीं ली, उसमें भाजपा की सरकार भी शामिल है। 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस केस को ही खारिज कर दिया, कहा कि भाई देखो, इसमें 250 रुपये खर्च हो चुके हैं, घोटाला 64 करोड़ का है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। तो सीबीआई ने क्या किया, वो 2005 के फैसले के खिलाफ 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें काफ़ी डिले हो चुका है, अब इसको खोलने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोर्ट ने ये जरूर कहा कि जो अजय अग्रवाल ने जो इसके खिलाफ एक अपील जो फाइल की है सीबीआई के इस डिसीजन के खिलाफ, उसमें आप पैरवी कर सकते हैं, उसमें आप बहस कर सकते हैं। मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इसको खोलने का फिर कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से ये मामला खत्म हो गया था। जाहिर है किसी भी सरकार ने इसकी जांच में गंभीरता नहीं दिखाई। पहले की बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी इसमें शामिल रही, उनके वक्त में भी इसमें कोई तत्परता नहीं दिखाई गई। और अब तो वैसे भी बहुत सारे आरोपी अब इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया 2017 में, जब ये जो माइकल हर्शमैन की जो मैंने आपको बात बताई, जो फेयरफैक्स ग्रुप चलाते थे, इन्वेस्टिगेशन की एक कंपनी थी ये, वो 2017 में भारत आते हैं। ठीक है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव्स की एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसको अटेंड करने के लिए वो भारत आते हैं और यहाँ पे आकर के वो ये आरोप लगाते हैं या कहते हैं, खुलासा करते हैं कि भाई देखिए, 1986 में भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मुझे इंगेज किया था मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के, जैसा मैंने आपको बताया, जो विदेशी मुद्रा था या मनी लॉन्ड्रिंग था, जिसकी जांच के लिए वीपी सिंह ने इनको काम सौंपा था। तो उन्होंने याद दिलाया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच के लिए 1986 में मुझे ये कहा गया था कि आप जांच करें और मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो मैं सीबीआई को देना चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो कांग्रेस के दबाव में उसको बंद किया गया। इसके बाद सीबीआई जो है वो स्पेशल सीबीआई कोर्ट में जाती है और कहती है कि मुझे लेटर रोगेटरी चाहिए इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए
अमेरिका से। आपको देखिए लेटर रोगेटरी क्या होता है, एक रिक्वेस्ट होता है जब आप किसी दूसरे देश से किसी क्रिमिनल मामले में सहयोग चाहते हैं। तो पहले इनको यूनियन होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए था, अब ये होम मिनिस्ट्री से उनको अप्रूवल मिला है इस साल 14 जनवरी को। और जब ये अप्रूवल मिल गया उसके बाद अभी उन्होंने लेटर रोगेटरी भेजा है अमेरिका को। अच्छा, इससे पहले लेटर रोगेटरी क्यों भेजना पड़ा? इसके पहले सीबीआई ने नवंबर 2023 में, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, फिर 2024 के मई में, फिर अगस्त में अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इस मामले में जो भी जानकारी हम चाहते हैं वो हमें मुहैया करवाएं, क्योंकि जो हर्षमैन है फेयरफैक्स ग्रुप वो हमें ये जानकारी देना चाहता है, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिलती है। तो फिर जा करके मजबूर होकर के सीबीआई को लेटर रोगेटरी के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। होम मिनिस्ट्री अप्रूव करती है जनवरी 14 को, और अब जा करके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ये रिक्वेस्ट अमेरिकी सरकार को भेजी है, लेटर रोगेटरी भेजा है, और ये कहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्राइवेट डिटेक्टिव माइकल हर्षमैन से। तो आप समझिए कि एक तरह से फिर से ये मामला खुलने जा रहा है, क्योंकि जो माइकल हर्षमैन है उन्होंने खुद कहा है कि उनके पास बहुत सारी जानकारी है इससे जुड़ी हुई, और वो भारत को या सीबीआई को वो ये देना चाहते हैं, ये जानकारी वो साझा करना चाहते हैं। अब ये देखना है कि इसके बाद हर्षमैन से क्या जानकारी मिलती है और सीबीआई इस केस में क्या एक्शन लेती है। लेकिन इतना तो तय है कि मोदी सरकार के शासनकाल में सीबीआई के इस एक्शन से कांग्रेस में सन्नाटा छा गया है। गांधी परिवार, नेशनल हेराल्ड समेत कई दूसरे मामलों में वैसे पहले से ही फंसी हुई है, ऐसे में उनके लिए ये नई मुश्किल खड़ी हो गई है। वैसे इसके साथ आपको एक चीज़ और बता दूं कि कांग्रेस की मुश्किलें किसी भी तरह से कम नहीं हो रही हैं, और राहुल गांधी ने अभी एक तरह से मान लिया है कि नरेंद्र मोदी ने उनको जो बालक बुद्धि कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। और राहुल गांधी ने एक तरह से मान लिया है कि उनके पास नेतृत्व क्षमता नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर, ये राहुल गांधी का कहना है कि 30 से 40 लोग ऐसे मौजूद हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और उनको बाहर निकालने की जरूरत है। सोचिए, उनको सब मालूम है लेकिन वो फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब ऐसी बात तो कोई बालक बुद्धि ही कह सकता है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी की गिरती साख को वो कैसे बताएं। चाहे शशि थरूर हो, डीके शिव कुमार हो, भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि गांधी परिवार अब चुनाव नहीं जिता सकती, उनके नाम पर अब वोट नहीं मिलता है, और इसलिए कोई अब उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हर कोई आंख दिखा रहा है। और मैं आपको बता दूं एक बात, भूपिंदर हुड्डा से जुड़ी हुई चीज़ है। अभी हरियाणा के चुनावों के इतने दिनों बाद भी वहां पे कोई विपक्ष का नेता अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि भूपिंदर हुड्डा ये चाहते हैं कि उन्हीं को विपक्ष का नेता बनाया जाए, और वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि उनके पास तकरीबन 30 एमएलए हैं और सांसद भी उन्हीं के साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनको याद दिलाते हैं कि आपने ये कहा था कि ये आपका आखिरी चुनाव था, इसलिए अब आप किसी और को मौका दीजिए। तो ये चीज़ें हैं, हर कोई उनको आंख दिखा रहा है, चाहे शशि थरूर हो, डीके शिव कुमार हो, चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा हो। तो जैसे मैंने कहा आपको कि हर कोई राहुल गांधी को आंख दिखा रहा है, और उनकी हताशा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपनी ही पार्टी के लोगों पर गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं। अब कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी उनके लिए एसेट हैं या लायबिलिटी हैं, उनसे छुटकारा चाहिए या नहीं चाहिए, ये कांग्रेस के लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।